Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying class 12th chemistry chapter number 3 that is electrochemistry. लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा था इन गिवन स्टैंडर्ड कंडीशंस हाउ टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब आपको जो टेम्परेचर गिवन था वो था 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटीएम था मींस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, कंसंट्रेशन जो थी आपकी इलेक्ट्रोलाइट की वो थी 1 मोलर। तो जब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको गिवन थी तो किस तरह से सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं वो आप लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था। बट इन केस अगर आपकी जो गिवन कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है तो आप कैसे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जब आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस गिवन होंगी तो जो आपका सेल पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड सेटअप से कैलकुलेट किया जाएगा। मींस आप एक सी लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और जो हाफ सेल होगी आप उसको राइट हैंड साइड में लगाएंगे, उन दोनों को कनेक्ट करेंगे आपस में और जो आपका वोल्ट मीटर होगा वो आपको रीडिंग दे देगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की या आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो वो जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा किसका होगा, सेल का पोटेंशियल होगा। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आप कैलकुलेट करते हैं या आप कह सकते हैं कि आप मेजर करते हैं इन द गिवन स्टैंडर्ड कंडीशंस। और गिवन स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर। बट फॉर द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस वी यूज नास्ट इक्वेशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है कि आपको जो गिवन प्रेशर है वो 1 एटीएम ना होके कुछ और है, मींस नॉट इक्वल टू 1 एटीएम है, या प्रेशर आपको 1 एटीएम गिवन है बट जो कंसंट्रेशन है वो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1 मोलर। टेम्परेचर आपका 298 गिवन है या कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब आपके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स वेरी करेंगे उस केस में आप जो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन। चलिए देखते हैं किस तरह से नर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे तो 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एवोगाड्रो नंबर के बराबर, और जिसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 1.60 इंटू 10⁻⁻19। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आती है 96,500। इस 96,500 को 1 फैरड भी कहते हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू 1 फैरड। अब यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1 फैरड, तो इसी तरह से n नंबर ऑफ मोल्स दिए हों आपको या आप कह सकते हैं n मोल इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो उनका चार्ज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास NF। यही तो होगा, मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1F तो n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा NF। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो सबसे बेसिक इक्वेशन है जिसके थ्रू हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, वो इक्वेशन है डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। यहाँ पे डेल्टा G क्या है, डेल्टा G है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी आपने देखा था डेल्टा G इक्वल्स टू था डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। T डेल्टा S का क्या था आपका, ये थी आपकी अनयूज्ड एनर्जी मीन्स अनयूजफुल एनर्जी। डेल्टा S क्या था, सिस्टम की टोटल एनर्जी थी, इसमें से अगर आप अनयूजफुल एनर्जी को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जाएगी आपके पास यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपके वर्क डन में हेल्प करती है। बट इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है कि जो एनर्जी है वो आपको मिल रही है, मीन्स जो सिस्टम है वो एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है बल्कि एनर्जी डिलीवर कर रहा है। तो इस वजह से फॉर द गैल्वेनिक सेल्स डेल्टा G क्या होगा, डेल्टा G नेगेटिव होता है।
अब यहाँ पे जो आपका गिवन है डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी आपका क्या था, गिब्स फ्री एनर्जी, या आप कह सकते हैं इट इज़ द यूजफुल वर्क। डेल्टा जी नॉट क्या होगा, ये यूजफुल एनर्जी होगी बट इन गिवन स्टैंडर्ड कंडीशंस। जब आप गिवन स्टैंडर्ड कंडीशंस में यूजफुल एनर्जी देखेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा जी नॉट से। जब आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में गिब्स फ्री एनर्जी देखेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा जी से। स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको पता ही है, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की। अब यहाँ पे प्लस में क्या गिवन है आपको, प्लस आर टी। आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। टी आपका टेम्परेचर है जिसको आपको केल्विन में ही लिखना होगा। एल एन क्यू, अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पैरामीटर क्यू, जिसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं जो देखने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि डेल्टा जी नॉट एक्चुअल में क्या है, वर्क डन, और फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होता है, मीन्स वर्क डन जो होगा वो निगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि एक्सटर्नल सिस्टम से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, बल्कि जो आपकी सेल है वो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी जनरेट कर रही है। तो इस वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी, क्योंकि गिब्स एनर्जी क्या है, निगेटिव होगी। तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ से डब्ल्यू इक्वल्स टू हो गया आपके पास माइनस डेल्टा जी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, मीन्स डब्ल्यू इक्वल्स टू होता है वी इंटू क्यू। वोल्टेज का अगर हम मल्टीप्लिकेशन चार्ज के साथ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वर्क डन। वोल्टेज यहाँ पे क्या है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ सेल, या आप कह सकते हैं सेल पोटेंशियल। तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज आपका हो जाएगा ई सेल, ही तो आपको कैलकुलेट करना है, सेल पोटेंशियल ही तो कैलकुलेट करना है आपको। तो ई सेल क्या हो गया, आपका वोल्टेज हो गया। चार्ज कितना हो गया, आपने माना था कि एन नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 1 फैरड, ये देखा था आपने। तो एन नंबर ऑफ मोल्स पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एन एफ। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे देखिए आप, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1 एफ है, जो किसके इक्वल टू होता है 96,500 चार्ज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो एन नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको गिवन है तो क्या हो जाएगा टोटल चार्ज, देखिए आप एन एफ हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या है एक्चुअल में, जो 96,500 कूलाम का चार्ज है उसको आपने क्या माना है, 1 फैरड माना हुआ है। तो एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये एन एफ हो जाएगा। वही वैल्यू आप क्या करिए, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। देखिए आप, वर्क डन क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू चार्ज। तो वोल्टेज आपका ई एम एफ ऑफ सेल हो गया इंटू एन एफ। अब ये वैल्यू आप W की कहाँ रख दीजिए, इस इक्वेशन में रख दीजिए W की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस डेल्टा जी इक्वल्स टू एन एफ इंटू ई सेल। देखिए आप ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आपको गिवन है, जब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ इंटू पोटेंशियल ऑफ सेल। बट ये आ गई आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहीं इसी रिलेशन से आपके पास अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस गिब्स फ्री एनर्जी क्या आ जाएगी, उस केस में होगा आपके पास डेल्टा जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, जिसको नॉट के साथ डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ई नॉट सेल, क्योंकि अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल का ईएमएफ होगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एन एफ आपका एन एफ ही रहेगा। तो यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एन एफ इंटू सेल पोटेंशियल। डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस एन एफ इंटू सेल पोटेंशियल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। डेल्टा जी की जगह आप ये पुट कर देंगे, डेल्टा जी नॉट की जगह आप ये पुट कर देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, देखते हैं। दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ था आपका डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो डेल्टा जी की जगह आपने क्या रख दिया, माइनस एन एफ इंटू सेल पोटेंशियल। डेल्टा जी नॉट की जगह क्या रख दिया आपने, माइनस एन एफ इंटू सेल पोटेंशियल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, प्लस आर टी एल एन क्यू आपने एज इट इज रख दिया।
इसको क्या किया आपने, दोनों साइड में -NF से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या बचेगा, EMF ऑफ सेल, सेल पोटेंशियल बचा इक्वल्स टू -NF, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस का सिंबल आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा, NF आ जाएगा, LNQ एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई आपको। तो EMF ऑफ सेल यहाँ से क्या आ गया, EMF ऑफ सेल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस RT अपान NF LNQ। अब आप यहाँ से देखिए LN क्या होता है, LN एक्चुअल में होता है लॉग बेस E। बेस E पे जो लॉग होता है उसको ही आप LN कहते हैं। लॉग दो बेस पे रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली इन क्वेश्चंस, एक तो लॉग बेस E जिसको आप LN कहेंगे, दूसरा है लॉग बेस 10। ठीक है, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, LN के फॉर्म में पूछा जा सकता है या लॉग के फॉर्म में कुछ पूछा जा सकता है, या कोई पैरामीटर आपको LN के फॉर्म में दिया होगा या लॉग 10 बेस के फॉर्म में दिया होगा। तो इन दोनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। LN बेस E इक्वल्स टू होता है, LN इक्वल्स टू क्या हो गया, लॉग बेस E, ये इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10। मीन्स आप कह सकते हैं LN इक्वल्स टू होता है आपके पास लॉग E और ये इक्वल्स टू होता है आपका 2.303 लॉग बेस 10। ठीक है, तो जहाँ भी आपका लॉग E दिया है या LN दिया है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 2.303 लॉग बेस 10 से आप रिप्लेस कर सकते हैं। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये जनरली क्वेश्चन में गिवन होती है। टेम्परेचर 298 केल्विन अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस होता है, ये डिफरेंट होगा यहाँ पे, बट 298 केल्विन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये 298 केल्विन से डिफरेंट होना मस्ट है, कुछ भी हो सकता है। दीज आर द जनरल इक्वेशंस, आप इस इक्वेशन को यूज करके कोई भी किसी भी कंडीशन में आप सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ से मिला है ई सेल इक्वल्स टू EMF ऑफ सेल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस RT अपान NF LNQ। ठीक है, अब आप क्या करिए, मान लीजिए कि जो आपको टेम्परेचर गिवन है वो 298 केल्विन है, R की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 8.314। LN को आप कन्वर्ट कर लीजिए लॉग बेस 10 में, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन आप LN के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट लॉग 10 के बेस में कन्वर्ट कर लीजिए तो और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका। तो आपका क्या करिए, R की वैल्यू रख दीजिए 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन गिवन है आपको, N एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाई 96,500। मीन्स जो 1F की वैल्यू गिवन थी आपको, कितने कूलाम्स के टर्म्स में अगर आप लिखते हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 96,500 कूलाम। ये चार्ज आपने यहाँ पे लिख दिया, N आपने एज इट इज रख लिया, लॉग बेस 10 यहाँ पे LNQ था तो लॉग बेस 10 लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों आपका एज इट इज रहेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं एक बार, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 96,500, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.059। तो रख दीजिए ये वैल्यू यहाँ पे। तो क्या आ गया आपके पास, EMF ऑफ सेल और यू कैन से सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द सेल पोटेंशियल अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस 0.059 अपॉन N log 10Q। N क्या है यहाँ पे, N है आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स गिवन है वो आपका N है। चार्ज आपने कूलाम में रखा हुआ है, अगर आप कूलाम में चार्ज नहीं रखना चाहते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। फिर आप 96,500 से डिवाइड भी नहीं करेंगे। आप इसको LN के फॉर्म में रखना चाहते हैं तो आप LN के फॉर्म में रख लीजिए। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। आप किसी भी बेस को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस का कन्वर्जन लॉग में किस तरह से होता है, अगर आपको गिवन है इस तरह से लॉग बेस x बाई, ये गिवन है तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप लॉग बाई अपॉन लॉग x, और दोनों लॉग्स का जो बेस है वो सेम होगा। अगर आप मान लो यहाँ पे इसका बेस e ले रहे हैं तो यहाँ भी बेस e आएगा, यहाँ पे इसका बेस 10 ले रहे हैं तो इसका बेस भी 10 आएगा। तो इससे आप किसी भी लॉग को किसी भी बेस पे कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब बात आती है आपने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। ई सेल की वैल्यू कहाँ से आएगी आपके पास, ये स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल होता है जो आपको टेबल में गिवन होता है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगा। एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू, जो क्यू की वैल्यू है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप मान लीजिए कि आपको एक केमिकल इक्वेशन इस तरह से गिवन है और ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है क्योंकि ये सेल के अंदर हो रही है। मींस आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट इन दिस केस वी आर कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह की अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल वी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए। मीन्स जो ये टर्म्स गिवन है आपको, इन सभी की कंसंट्रेशन और जो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है उनको आप रेज कर देंगे पावर्स में। तो इस तरह से ये क्यू की वैल्यू आ जाएगी। जब इनके न्यूमेरिकल में सॉल्व करवाऊंगा तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए समझते हैं कि क्यू की वैल्यू ये होती है। इस तरह से क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे और इस वैल्यू को आप कहाँ पुटअप कर देंगे, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर आप पुटअप कर देते हैं, बट ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपका टेम्परेचर 298 केल्विन है। अगर आपके क्वेश्चन में टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं दिया गया है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, फिर आपको इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको गैस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कूलाम्स में जो चार्ज गिवन है उसका डिवीजन करना पड़ेगा, फिर आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। बट जनरली जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। अब देखते हैं कि किस तरह नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आप हिंदी में जिसको कहते हैं साम्यावस्था कांस्टेंट केसी को कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता है, अगर ये जो अभी तक कंसीडर करते आए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कौन सा कंसीडर किया था, गैल्वेनिक सेल। हम लोगों ने एक ऐसा सेल कंसीडर किया था जिसके लेफ्ट साइड में एक जिंक सल्फेट का सोल्यूशन गिवन है जिसमें जिंक की रॉड डिप है, राइट साइड में कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड डिप है। ये दोनों, ये जिंक वाला लेफ्ट हाफ सेल है और कॉपर वाला राइट हाफ सेल है। तो इसके अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी वो क्या हो रही थी, Cu2 पॉजिटिव प्लस जिंक इक्वल्स टू क्या हो रहा था, कॉपर प्लस Zn2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिड्यूस हो रहा है, मीन्स कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, और जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इस इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो आपने देखा था जो फंक्शनिंग थी गैल्वेनिक सेल की। और आपको एक और बात मैंने बताई थी, जब आपके पास इलेक्ट्रोड जिंक का हो, कॉपर का हो और इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिवली क्या हो, जिंक सल्फेट के हों और कॉपर सल्फेट के हों, तो उस गैल्वेनिक सेल को आप क्या कहते हैं, डेनियल सेल भी कहते हैं। ध्यान रखिए, गैल्वेनिक सेल एक जनरल टर्म है और डेनियल सेल क्या है, वो एक स्पेशल केस है। डेनियल सेल इज ए स्पेशल केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। जब आप कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, कॉपर और जिंक के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट्स, उनमें यूज करेंगे तो जो सेल बनेगा उसको कहते हैं डेनियल सेल। तो हाँ, यहाँ पे जो भी एग्जांपल आपने दिया है वो डेनियल सेल का है, दैट इज आल्सो ए गैल्वेनिक सेल। तो उसकी जो फंक्शनिंग देखी थी आपने, उसमें क्या देखा था, फिर से आप एक बार देख लीजिए इसको। यहाँ पे जिंक रॉड थी, जिंक रॉड का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था Zn2 पॉजिटिव आयन क्या आ रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट में आ रहे थे। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा था क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव आयन्स बढ़ रहे थे, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स में बढ़ रहे थे। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स बढ़ रहे थे, कहाँ पे बढ़ रहे थे, ये जो रॉड थी यहाँ पे क्या आ रहे थे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बढ़ रहे थे। मीन्स एक तरफ क्या हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव आयन्स की कंसनट्रेशन बढ़ रही थी, दूसरी तरफ क्या था, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन्स की कंसनट्रेशन बढ़ रही थी। और क्या हो रहा था, साथ में जो सेल का ईएमएफ था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सेल का ईएमएफ इंक्रीज हो रहा था। बट एक टाइम ऐसा आएगा, कैसा टाइम आएगा कि जब नंबर ऑफ जिंक
आयंस हैं वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक रॉड विल नॉट बी पॉसिबल। तो उस केस में क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा, और दूसरी राइट साइड में क्या होगा, कॉपर का रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो नंबर ऑफ जो कंसंट्रेशन है दोनों साइड में आयंस की वो क्या हो जाएगी, वो फिक्स हो जाएगी। तो उस केस में जब ये कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगी, मीन्स जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस बंद हो जाएगी, उस समय क्या होगा, हमें आउटपुट पे कोई भी पोटेंशियल नहीं मिलेगा। तो उस समय हमें आउटपुट पे सेल का पोटेंशियल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मीन्स जब तक आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चल रहा था, आपका ईएमएफ ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा था। जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव की सेल ने, तो वैसे ही क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, सेल का ईएमएफ 0 हो रहा है। बट ये जो केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है, इस इक्वेशन से देखिए आप, ये इक्वेशन जो आपको गिवन है, ये इक्वेशन यहाँ से देखिए, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना हो तो उसकी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयंस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयंस। यही तो होगी Kc की वैल्यू। कोई नहीं, इसको आप नोट कर लीजिए कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस रेडॉक्स इक्वेशन एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयंस डिवाइडेड बाई Cu2 पॉजिटिव आयंस। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ से देखिए Q की वैल्यू, और Q की वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट की थी, Q की वैल्यू क्या थी, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर स्मॉल c इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर स्मॉल d। तो इस केस में यहाँ से देखिए आप, तो Q की वैल्यू क्या नज़र आ रही है आपकी, यहाँ से देखिए Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास Zn2 पॉजिटिव, 1 से मल्टीप्लिकेशन है तो पावर 1 आ जाएगी, अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आप, एक ही जगह क्या गिवन है आपको, Cu2 पॉजिटिव, पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, Cus और Zns, इनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो यूनिटी होगी। तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिला जो आपकी Q की वैल्यू है वो कितनी थी, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। यही वैल्यू आपकी क्या थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के बराबर थी। तो यहाँ से क्या आपको नजर आया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल्स टू होता है Q, और जिसकी वैल्यू होती है कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस। ये वैल्यू अब इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। किस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, देखिए आप, ई सेल इक्वल्स टू, अब आपने क्या किया, इस सेल में पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ से देखिए, यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे ई सेल कितना हो गया, 0 हो गया। ई स्टैंडर्ड सेल आपको गिवन होगा माइनस 0.059 अपॉन कैपिटल N log 10। Q की जगह आप Kc रख दीजिए, यहाँ पे Q की जगह क्या रख दीजिए, आप Kc रख दीजिए। यहाँ पे ई सेल क्या आ गया आपका, इक्विलिब्रियम पे 0 होगा। तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का, तो वहाँ से आप क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम जनरलाइज्ड इक्वेशन की बात करें तो आप यहाँ पे क्या करिए, Kc की वैल्यू रख दीजिए, Q की जगह क्या रख दीजिए, Kc रख दीजिए। तो ये इक्वेशन किस तरह से नजर आएगी आपको, ई सेल इक्वल्स टू, देखिए आप, ई सेल इक्वल्स टू क्या था आपके पास, ई स्टैंडर्ड सेल मीन्स ईएमएफ ऑफ सेल एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस RT अपॉन NF ln Q। Q क्या था आपका, Kc था। ई सेल क्या था, एट इक्विलिब्रियम 0 था, तो यहाँ से क्या आ गया, 0 इक्वल्स टू सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस RT अपॉन NF ln Kc। तो यहाँ से इसका क्या करिए, इसको राइट साइड में ले आइए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस मीन्स जब आपकी कंडीशन स्टैंडर्ड गिवन है, स्टैंडर्ड कंडीशंस मीन्स T इक्वल्स टू 298 केल्विन, प्रेशर आपका 1 atm है, T 298 है, प्रेशर आपका 1 atm है। साथ ही साथ आपको जो कंसंट्रेशन गिवन है वो कितनी है, 1 मोलर। इस कंडीशन में जो आपका सेल पोटेंशियल होगा उसको क्या कहेंगे, E0 सेल।
जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, RT/NF Kc। ये आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ये आप नोट कर लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए इनको, जो भी येलो बॉक्सेस में दी गई हैं, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके सभी न्यूमेरिकल्स इन्हीं इक्वेशंस पे बेस्ड होंगे। साथ ही साथ एक इक्वेशन और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपकी, ये इक्वेशंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी दीज इक्वेशंस। एंड ऑल्सो इस तरह से आपको ये पूरा डेरिवेशन आना चाहिए और किस तरह से ये आपने नर्स इक्वेशन को ड्राइव किया हुआ है ये आपको आना चाहिए, जिससे आपके न्यूमेरिकल्स काफ़ी ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नर्स इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।